क्वेश्चन ऐसा दे रखा है हमको, क्या है क्वेश्चन, एक छोटा दंड चुंबक है जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 0.25 टेस्ला के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है, पर 4.5 × 10⁻² जूल का बल आघूर्ण लगता है। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण क्या है? ओके डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं हम लोग कैसे बनाना है इसको। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, सपोज करते हैं ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इसका वैल्यू मुझे दे रखा है B = कितना दे रखा है 0.25 टेस्ला, 0.25 टी मीन्स टेस्ला, ठीक है, टेस्ला दे रखा है। और इस पर एक छोटा दंड चुंबक को इस प्रकार रखा गया है कि यह 30 अंश का कोण आंतरित करता है, कितना 30 का। ओके, मतलब हमको B = दे रखा है 0.25 टेस्ला, ठीक है, थीटा = दे रखा है 30 डिग्री, एंड हमको एक चीज और दे रखा है, वो है टॉर्क का दे रखा है, लगने वाला बल आघूर्ण का वैल्यू दे रखा है 4.5 × 10⁻², 4.5 × 10⁻² जूल। और हमको ज्ञात करना क्या है, तो चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। तो चुंबकीय आघूर्ण के लिए आप सबको पता है, हम 2-3 फॉर्मूले पढ़े हैं, ठीक है, उसकी प्रभावकारी लंबाई गुणित एक ध्रुव प्राबल्य, और यदि वो धारालूप है या परिनालिका है, ठीक है, सोलोनाइड है, तो उस केस में हमारा हो जाता है NAI, नंबर ऑफ टर्म्स क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई करेंट। ओके, तो यहाँ पे हमको तो करेंट और नंबर ऑफ टर्म्स वगैरह नहीं दिए रखा है यार, तो हम कौन सा अप्लाई करेंगे ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो हम सब जानते हैं टॉर्क = होता है डियर स्टूडेंट MB sin थीटा होता है कि नहीं होता है? नहीं पढ़े होंगे तो जाकर के प्ले लिस्ट में पढ़ लो मेरे भैया, पढ़ा चुका हूं मैं पूरा कंप्लीट। तो टॉर्क टॉर्क का वैल्यू दे रखा मुझे 4.5 × 10⁻², दैट इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई आपका 0.25, ठीक है, और साइन आपका थीटा का वैल्यू दे रखा 30, ठीक है। तो 4.5 × 10⁻², दैट इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई 0.25, और साइन 30 का वैल्यू होता है क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 हो जाएगा सीधे सीधा, 45 दूनी 90, तो ये पॉइंट लगा दीजिए, 0 के पास पॉइंट लगा दीजिए तो 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10⁻², डिवाइडेड बाई सबको नीचे के लिए आइए इसको, तो ये आ जाएगा 0.25 आ गया, दैट इज इक्वल टू m। अब इसको सॉल्व करो यार, सॉल्व करो, और क्या है, सॉल्व करे, ये घट जाएगा क्या, बिल्कुल देखते हैं, ट्राई करते हैं, ट्राई करने में क्या हर्ज है। कैसे करेंगे ये देखिए, 9 मल्टीप्लाई, इसको एक काम करिए, क्या लिख दीजिए 10⁻² मल्टीप्लाई, इस दोनों डेसिमल को हटा दो तो 100 लग जाएगा, और नीचे में आ जाएगा 25, 25 चौक 100, ठीक है, और 9 चौक 36, तो ये हो जाएगा आपका m इज इक्वल टू 9 चौक 36, 36 मल्टीप्लाई, ये है 10⁻², और m का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ये देखो आप 2l मल्टीप्लाई QM नहीं m, ध्रुव प्राबल्य गुणित लंबाई, तो लंबाई का हो गया मीटर और ध्रुव प्राबल्य का होता है एम्पियर मीटर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में और देखते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है डियर स्टूडेंट कि चुंबकीय आघूर्ण m इज इक्वल टू 0.32 जूल टेस्ला इनवर्स वाला छोटा छड़ चुंबक, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण हमको दे रखा है m इज इक्वल टू 0.32 जूल टेस्ला इनवर्स वाला एक छोटा छड़ चुंबक 0.15 टेस्ला के 0.15 टेस्ला के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। मतलब ये टेस्ला दे रखा, मतलब ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला, ठीक है, के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। यदि वह छड़ चुंबक के तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है, पूरा रोटेट कर सकता है, सपोज करो ये चुंबकीय क्षेत्र है और इस पर रखा हुआ है, तो वो जो छड़ चुंबक है वो चारों तरफ क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है, इस प्रकार रोटेट कर सकता है, ऐसा घूम सकता है, ठीक है, घूमने के लिए स्वतंत्र है। तो आपको पूछता है तो क्षेत्र के किस विन्यास में यह स्थायी संतुलन और अस्थायी संतुलन में होगा, प्रत्येक स्थिति में चुंबक का स्थितिज ऊर्जा का मान बताइए, ठीक है, किस विन्यास में स्थायी संतुलन व अस्थायी संतुलन में होगा, अस्थायी संतुलन में होगा, ठीक है। और उसके लिए आपको क्या बताना है, स्थितिज ऊर्जा का जो है मान बताना है, ज्ञात कीजिए, ठीक है।
तो आप यदि पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो जाकर प्लेलिस्ट में पढ़ लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। स्थायी और अस्थायी संतुलन क्या है, देखो मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो है ना डियर स्टूडेंट, ये अगर चुंबक आपका, सपोज करो ये चुंबक आपका इस प्रकार रखा है, तो ये कोई स्थायी संतुलन नहीं है, ठीक है। ये क्या करेगा, इसमें प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण काम करेगा, ये रोटेट होकर के फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, समझ में आ रहा है। एक दूसरा 90 डिग्री को, ये 45 है, 90 को हम लोग इसका मानक अवस्था बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मानक अवस्था बोलते हैं, ठीक है। तो किस अवस्था में संतुलित रहेगा, ये सीधा जीरो में ही संतुलित रहेगा, जीरो में ही क्या रहेगा, संतुलित रहता है, संतुलन की स्थिति में रहता है, वो इधर उधर रोटेट नहीं करता। और अस्थायी, स्थायी संतुलन में रहता है, अस्थायी संतुलन में कब रहता है, संतुलन में है लेकिन अस्थायी है, वो रहता है आपका इसके जीरो के अपोजिट। तो जीरो के अपोजिट क्या होता है, जीरो के अपोजिट होता है, यहाँ पे अगर जीरो एंगल बनता है तो इधर बनता है 180, जस्ट उसके उल्टा में वो क्या रहेगा, अस्थायी संतुलन में रहता है। तो ये दो चीज एंगल आपको मिल गया, ठीक है। और हमें कुछ वैल्यू दे रखे हैं और आपको, ठीक है। तो स्थायी संतुलन के लिए हमारा हो जाएगा, स्थायी संतुलन के लिए थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। एवं स्थितिज ऊर्जा, तो इसका स्थितिज ऊर्जा जो हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा स्टूडेंट U इज इक्वल टू -mb cos थीटा। सबको पता है फॉर्मूला, सबको पता है फॉर्मूला। तो U इज इक्वल टू हो जाएगा, m का वैल्यू हमको दे रखा है 0.32 मल्टीप्लाई, b का वैल्यू दे रखा है 0.15, ठीक है, मल्टीप्लाई कॉस थीटा का वैल्यू है 0। अब कॉस 0 का वैल्यू होता है 1 होता है, तो -0.32 मल्टीप्लाई 0.15 और ये हो गया 1, सबको पता है। तो इसका मल्टीप्लाई बस करना है यार, ठीक है। तो क्या कीजिए, इस माइनस को फिलहाल हटा दीजिए। अब देखिए 15 दूनी 30, 30 का शून्य, हासिल 3, कैरी 3, 15 3 45 और ये हो जाएगा आपका 48, ठीक है। हो गया कि नहीं हो गया, 5 15 2 ज़ा 30 30 0 कैरी 3, 15 3 ज़ा 45 45 और 3 48, ठीक है। देन 1 2 3 4 1 2 3 एंड ये और ये 4, 0 पॉइंट क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट 0.048 आ जाएगा। अब इसको चाहो आप तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, कैसा 4.8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2, ठीक है। 4.8 मैं डेसिमल को 2 प्लेस इधर कर दिया, तो डेसिमल 2 प्लेस होगा तो 10 टू द पावर -2 लग जाएगा। अगर इतना दूर करोगे मतलब 48 लिखोगे तो ये 10 टू द पावर -3 कन्वर्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा। और एनर्जी का जो है यूनिट होता है वो होता है जूल, क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा, कार्य, ऊष्मा सबका क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। चलिए और अच्छा, अभी तो ये बचा हुआ है ना, इसका सेकेंड टर्म से बचा हुआ है अस्थायी संतुलन। तो अस्थायी संतुलन थीटा बराबर 180 पर अस्थायी संतुलन में होता है, क्या होता है, अस्थायी संतुलन में होता है, संतुलन में होता है। अतः स्थितिज ऊर्जा स्टैटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, स्टैटिक एनर्जी बताइए मुझे। ये देखिए U इज इक्वल टू -mb cos थीटा से ले लेंगे हम लोग, तो U इज इक्वल टू हो जाएगा -0.32। अच्छा यहाँ पे माइनस आएगा जी, ठीक है। 0.32 मल्टीप्लाई b का वैल्यू दे रखा है मुझे 0.15 मल्टीप्लाई cos 180। तो cos 180 का वैल्यू क्या होता है, अरे इधर देख लो ना मेरे भाई, क्या होता है, cos यहाँ से चलना स्टार्ट करता है इधर ऐसे इस प्रकार चलता है, ठीक है, इस प्रकार चलता है cos। तो ये होता है पिक वैल्यू +1, ये होता है पिक वैल्यू -1 नीचे का, ठीक है। तो मतलब 0 पर ये होता है, 0 पर होता है 1, 0 पर 1, और ये जब 90 चला तो 90 पर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। cos 0 इज इक्वल टू 0 हो जाता है, और सॉरी cos 90 इज इक्वल टू 0 हो जाता है, cos 0 इज इक्वल टू 1, 0 पर 1 है, 90 पर ये हो जाता है आपका 0, और 90 चलोगे तो इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है -1, ठीक है। और इधर चलोगे तो यहाँ पे फिर 0, फिर यहाँ आओगे तो फिर 1 +1, यहाँ फिर से आओगे तो फिर 0 हो जाता है, ठीक है। मैं अभी मैथ्स नहीं पढ़ा रहा, नहीं तो इन सब चीज़ों को एकदम बेहतरीन से क्लियर करा देता आपको।
तो ये हो जाएगा हम लोगों का u इज इक्वल टू, ये -1 हो जाएगा तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया और सीधा ला के इसी को पटक दीजिए, क्यों आप मेहनत करना चाहते हो। 4.8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2। करो भैया, मेहनत करो यार, क्यों मेहनत नहीं करोगे। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कुछ ऐसा है स्टूडेंट्स, क्या है कि किसी छोटे क्षण चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण दे रखा है हमको, चुंबकीय आघूर्ण दे रखा है, मतलब m का वैल्यू दे रखा है हमें, m दैट इज इक्वल टू 0.48 जूल टेस्ला इनवर्स, ठीक है। चुंबक के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर इसके चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा बताइए। पहला, चुंबक के अक्ष पर स्थित हो, मतलब एक चुंबक है कुछ ऐसा, ठीक है। सपोज करते हैं ये है NS, क्या है NS, या SN कर देते हैं, चलो SN कर देते हैं, ठीक है, SN है। और किसी छोटे क्षण चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण दे रखा है हमको, ठीक है। उसको इसके चुंबक के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखता है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर किसी बिंदु P पर करते हैं सपोज, है ना, यहाँ पर अक्ष पर रखा जाता है। तो आपको बताना कि चुंबकीय अक्ष पर है तब उसका जो दिशा है और क्या चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा बताना है, ठीक। दूसरा, उसके अभिलंबवत समद्विभाजक पर स्थित है, अभिलंब समद्विभाजक यहाँ होता है, यहाँ पर स्थित है डियर स्टूडेंट, तब आपको बताना है। ये भी कितना है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। मतलब अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और बात खत्म यार, छोड़ो। तो B इज इक्वल टू सबको पता है क्या होता है, 4 म्यू नॉट बाई 4 पाई डिवाइडेड बाई इंटू 2m अक्षीय स्थिति में डिवाइडेड बाई होता है d स्क्वायर नहीं d क्यूब होता है, ओके। तो B इज इक्वल टू हमारा निकल के आ जाएगा 10 टू द पावर -7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 0.48 डिवाइडेड बाई, सबको पता है वो 10 सेंटीमीटर है, मीटर नहीं है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो बन जाता है 10 टू द पावर -1 और क्यूब हो जाएगा। तो B का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा 10 टू द पावर -7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 0.48 और इसको जब ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करो, इवॉल्वेट करो क्या क्या हो सकता है। देखो एज पॉसिबल 45 दूनी 90 होता है, तो 48 दूनी कितना हो जाएगा 96, 9.6 बन जाएगा ये, इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो इसमें से इसको वो करोगे 10 टू द पावर -4 हो जाएगा 96, 9.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4 और इसका होता है टेस्ला, क्या होता है टेस्ला। अब निरक्षीय स्थिति में क्या, अच्छा इसका डायरेक्शन बताओगे, सॉरी यार, तो इसका डायरेक्शन जो होगा स्टूडेंट वो हो जाएगा हमारा, डायरेक्शन जो हो जाएगा वो अक्षीय स्थिति में ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल को ही रखा जाता है जनरली। तो अक्षीय स्थिति में ये क्या होता है, इस नॉर्थ से आगे बढ़ता है, तो ये वाला जो नॉर्थ से नॉर्थ जो क्षेत्र की तीव्रता है वो एस से अधिक होती है, मतलब यहाँ डायरेक्शन क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है एस से साउथ से नॉर्थ हो जाता है, क्या हो जाता है साउथ से नॉर्थ, मतलब यदि उधर आप पी भी मानते हो तो ये हो जाएगा क्या चीज एस पी, इसका दिशा क्या हो जाएगा एस पी हो जाएगा। और इसी प्रकार आप निरक्षीय स्थिति के लिए देखते हैं, निरक्षीय स्थिति या उसके लंब समद्विभाजक पर देखेंगे तो B इज इक्वल टू सबको पता है यार, म्यू नॉट बाई 4 पाई, अगर नहीं पता होगा तो जाओ और देखो मेरे भाई, डी क्यूब होता है, ठीक है। तो यहाँ जब हम फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे तो सिर्फ 2 से उसको क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, पूरे जो वैल्यू आया है उसको 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अरे यार 2 से गुणा हुआ है तो 2 से डिवाइड कर देना, अरे मेरे भाई खत्म करो ना किस्सा कहानी, फालतू खामा परेशान क्यों होते हो। 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि वो 2 से गुणा हुआ है तो इसको 2 से भाग दे दो। नहीं समझ में आया, अभी भी नहीं समझ में आया आपको, मैं बता देता हूँ, चलो इधर देखो। जो इसको अगर निरक्षीय स्थिति मानता हूं, मतलब इसको डैश से शो करता हूं, तो सबको पता है कि हमारा जो अक्षीय स्थिति होता है वो निरक्षीय स्थिति का क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति का दुगना होता है, ठीक है। तो अगर मुझे निरक्षीय स्थिति का निकालना है तो मैं क्या करूंगा, अक्षीय स्थिति को 2 से भाग दे दूंगा, तो यह आ जाएगा 9.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस कितना दे रखा है 4 है, कहाँ चला गया अक्षीय स्थिति का, ये 4 है, तो इसको 2 से जब डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 4.8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। और इसमें डायरेक्शन उसके उल्टा होता है, मतलब इसमें जब एस से साउथ टू नॉर्थ होता है ना, तो इसमें नॉर्थ से क्या होता है साउथ होता है,
हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिएगा किसी को करना होगा तो। क्वेश्चन कुछ ऐसा है मेरे पास, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा है, लिख लो, लिखना है जिसको तो। एक वृत्ताकार कुंडली जिसमें 16 फेरे हैं, ठीक है, वृत्ताकार कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या क्या है, 16 है, कुछ ऐसा। ठीक है, वृत्ताकार कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या कितनी है, 16, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 16। एक चीज दे रखा है वो वेरी गुड, जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या क्या है, 10 सेंटीमीटर है, r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0। अब देखते भाई कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो इन फॉर्मूले पर बेस्ड है। मैं पूरा सब चीज पढ़ाया हूं यार, ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ा हूं, ठीक है। एक बार जाकर के विजिट करो, पूरा देख लो, तब न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। मैं वही नहीं कराया क्योंकि क्लासेस बड़े हो जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एक ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन 10-10, 15-15 मिनट ले लेता है, तो फिर मजा नहीं आता है, ठीक है। थ्योरी कब पढ़ाओगे, कब न्यूमेरिकल कराओगे, इसलिए मैं न्यूमेरिकल को एक साथ करा देता हूँ, ठीक है। यदि किसी को कुछ सजेशन देना होगा तो कमेंट बॉक्स पे दे सकते हो। तो हर एक टॉपिक को पढ़ाया गया है, जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं आपके पूरे के पूरे टॉपिक कवर हो चुके हैं। चलिए देखते हैं एक टॉपिक जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सपोज पहले उस टॉपिक को थोड़ा चर्चा कर लेते हैं यार, ठीक है, ताकि आपको उसका हर एक क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाए, क्योंकि छोटा है टॉपिक, ज्यादा बड़ा है नहीं। ऐसा, यदि ये आपका एक चुंबकीय यामोत्तर है, क्या है, चुंबकीय यामोत्तर है, उसमें डिटेल से पढ़ाया हूं बच्चों, जाके देख लेना। मैं यहाँ पे सरसरी तरीके से थोड़ा सा आपको सिर्फ कनेक्ट करने के लिए बता रहा हूं। ये चुंबकीय यामोत्तर है एक, तो ये जो होता है हमारा, वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और ये अगर कोई एंगल बनाता है, नति कोण, नमन कोण आई, नति कोण, नमन कोण, डिप एंगल बोलते हैं इसको, आई बना रहा है, तो इस वाले को बोलते हैं हम लोग क्षैतिज घटक। क्या बोलते हैं, क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक, क्या, HE। और इस वाले को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर घटक। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक, वर्टिकल, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। VE से शो कर सकते हो या Z से शो किया जाता है, ZE से। मैं ZE पढ़ाया हूं इसलिए ZE से, ठीक है। और ये नमन कोण इसलिए बना क्योंकि यहां पे मैंने एक चुंबकीय सुई को रखा है, चुंबकीय सुई को क्या किया है, रखा है इस प्रकार, ठीक है। तो चुंबकीय सुई जो है क्षैतिज घटक के साथ जितना एंगल कोण बनाता है, झुकता है ऐसे। मैं पहले बताया था आपका इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है जिसको विषुवत रेखा कहते हैं हम लोग, वहां पर आपका चुंबकीय सुई पैरेलल रहता है, समांतर रहता है। लेकिन जैसे ही आप ध्रुव पर जाते हो तो वर्टिकल हो जाता है, 90 एंगल बना लेता है। वो सब चीज मैं एकदम बेहतरीन तरीके से समझा चुका हूं मैं आपको, ठीक है। तो अभी हम लोग इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो सबको पता है यार, अगर मैं इसमें देखूं, ठीक है, तो ये अगर एंगल है तो इसके सामने का भुजन लंब कहलाता है, ठीक है, लंब कहलाता है। ये होता है बेस और ये होता है आपका हाइपोटेनस, ठीक है, और ये होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो साइन आई का वैल्यू अगर मैं निकालूंगा, साइन आई, तो दैट इज इक्वल टू होगा लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक ZE डिवाइडेड बाय कर्ण क्या है डियर स्टूडेंट, B है। तो ZE का जो वैल्यू आता है, ऊर्ध्वाधर घटक का जो वैल्यू आता है B साइन आई आ जाता है, B साइन आई आ जाता है। आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है रे भाई, है? साइन आई निकालोगे तो दैट इज इक्वल टू होता है ZE डिवाइडेड बाय साइन आई। तो इसके लंब क्या है, तो लंब इसके समांतर है, तो लंब का वैल्यू क्या है, ZE है, लंब क्या है, ZE है ना। और कर्ण क्या है, B है, तो लंब ये हो जाएगा, ZE का वैल्यू निकालोगे तो ये हो गया। और cos आई जब निकालोगे तो आधार बटे कर्ण होता है, तो cos आई जब निकालूंगा तो ये जो एंगल है वो ये एंगल के इक्वल होता है। रीजन क्या है, दोनों पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जब ट्रांसवर्सल लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा जब दो पैरेलल समांतर रेखाओं को काटती है, तो ठीक है, उसमें जो Z बनता है, Z, तो ये जो Z बन रहा है तो ये और ये एंगल बराबर होंगे, तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, और आधार ये हो जाएगा। तो cos आई cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार क्या है, इसका क्षैतिज घटक हो जाएगा HE डिवाइडेड बाय हमारा जो है आधार बटे कर्ण। कर्ण क्या दे रखा है मुझे, B दे रखा है, तो ये हो जाएगा B। तो यहां से अगर मैं इसका निकालूंगा, किस चीज का, HE निकालूंगा, क्षैतिज घटक का वैल्यू निकालूंगा, तो क्षैतिज घटक का वैल्यू आ जाएगा मेरा, क्या बोल दीजिए जल्दी से, B cos आई आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ये दोनों फॉर्मूले मिले। अब इसी से आप क्या निकाल सकते हो, पता है, सबको पता है। समीकरण 1 दे दीजिए, समीकरण 2 दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो क्या आ जाएगा बोलिए,
बी साइन आई डिवाइडेड बाई बी कॉस आई, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा जेड ई डिवाइडेड बाई एच ई। तो ये दोनों कट गया, तो ये हो गया टेन आई, टेन आई इज इक्वल टू जेड ई डिवाइडेड बाई एच ई। होता है कि नहीं होता है? ये फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला निकाल के डिराइव करके दिखा रहा हूं, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। इन्हीं फॉर्मूले पे भी हम 3-4 क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, इसलिए मैं इसको निकाल के दिखा दिया पहले से। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 का स्क्वायर करके ऐड कर दो, जोड़ दो। तो स्क्वायर करके ऐड करेंगे डियर स्टूडेंट, तो जेड ई का स्क्वायर प्लस एच ई का स्क्वायर, शॉर्ट में बता रहा हूं ना, स्क्वायर किया जोड़ दिया, उधर भी स्क्वायर करो जोड़ दो, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आई एंड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर आई, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर आई। तो यहाँ फॉर्मूला जो जनरेट हो रहा है वो ये हो रहा है जेड ई स्क्वायर प्लस एच ई स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए और अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर आई प्लस कॉस स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1, देन बी इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट जेड ई स्क्वायर प्लस एच ई स्क्वायर। पूरा का पूरा ये जो डेरिवेशन मैं आपको यहीं पे क्लियर करा दिया, खत्म खत्म। और इस पे 3-4 जो है एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस नहीं कंडीशंस है, ठीक है। व्हेन एंगल इज 0, व्हेन एंगल इज 45, व्हेन एंगल इज 90, व्हेन एंगल इज 180, उसको सब मैं डिराइव करके दिखाया हूँ आपको, ठीक है। तो वो सब चीज़ देख लीजिएगा यहाँ पे जब रखते हैं तो क्या क्या होता है, एकदम बेहतरीन तरीके से समझाया हूँ। शुरू में थोड़ा सा लेंथी लगेगा, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ोगे इतना गजब मजा आ जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखिए आप लोग, 1 2 3 और 4, 4 फॉर्मूले 4 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट है, चिंता मत करो, इतना आसान भी नहीं रहता यार। चलिए प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कुछ ऐसा है और कहता है किसी स्थान के चुंबकीय आमुत्तर में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक मतलब एच ई, मैं बताऊं क्षैतिज घटक एच ई बराबर दे रखा 0.26 गाउस, जी मतलब गाउस, गुरुत्व त्वरण नहीं, जी मतलब गाउस, और 1 टेस्ला बराबर होता है हमारा 10⁴ गाउस की इक्वल होता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो जो 0.26 गाउस है एवं नमन कोण, ठीक है, डीप एंगल हमको दे रखा है 60। इस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र निकालना है मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरे यार, तो सबको पता है क्षैतिज घटक एच ई दैट इज इक्वल टू बी, क्षैतिज घटक लेना, क्षैतिज घटक ले कॉस आई होता है। तो एच ई का वैल्यू मुझे दे रखा 0.26, दैट इज इक्वल टू बी का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, और कॉस आई का वैल्यू दे रखा 60, और कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 कर दीजिए, तो बी इज इक्वल टू आ जाएगा हम लोग का 2 × 0.26। अरे भाई 1/2 आएगा, 2 को इधर मल्टीप्लाई करो ना, 26, 6 दूनी 12, 26 दूनी 25 दूनी 50, 26 दूनी 52, ठीक है। तो 0.52 गाउस आ जाएगा। टेस्ला में दिया तो सॉरी टेस्ला में दिया, टेस्ला में निकालिए, गाउस में दिया तो गाउस में, ऑस्टर्ड में दिया तो ऑस्टर्ड में। ये तीनों के तीनों जो है 3 क्या 5 आपके मात्रक होते हैं। किस चीज का क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है हमको कि क्या किसी स्थान पर पृथ्वी की क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर तीव्रता क्रमशः, क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर तीव्रता क्रमशः मतलब एच ई दैट इज इक्वल टू दे रखा है मुझे 0.3, क्रमशः दे रखा है। क्रमशः क्या क्या दे रखा है? 0.3 एंड जेड ई दैट इज, कहीं कहीं पे इसको वी से शो करते हैं, इसको सिर्फ एच से शो करते हैं। आप जो पढ़े हो ऐसे शो करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? तो जेड ई इज इक्वल टू हमको दे रखा है 0.4 ऑस्टर्ड में दे रखा है, ऑस्टर्ड में, ठीक है। तो उस स्थान पर संपूर्ण तीव्रता याद कीजिए। अब भी मैं फॉर्मूला बताया हूं संपूर्ण तीव्रता का, B इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर प्लस एच ई स्क्वायर। बताया कि नहीं बताया? बोलो यस सर। अंडर रूट ये हमारा क्या हो जाएगा बोल दीजिए, 0.3 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर। सबको पता है, ठीक है, 3 × 9 हो जाएगा, मतलब 0.9 हो जाएगा, 0.09 हो जाएगा, 0.09 हो जाएगा। अब कैसे होता है और डेसिमल सॉल्व करने के लिए आप देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है, बना चुका हूँ, शायद प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अरे भाई 0.3 है, मल्टीप्लाई 0.3 करोगे तो 2 डेसिमल, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 3 × 9 करोगे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिखना पड़ेगा, तो 0.9 लिखो ना, 0.9 बस क्या लिखते हो, 0.09 लिखना पड़ेगा, प्लस यहाँ भी वही लिखना पड़ेगा, 4 × 4 = 16, ठीक है। तो 2 डिजिट के बाद आपको 16 लिखना है, 0.16 लिखना है, ठीक है। तो
तो ऐसा आ जाएगा ये। नहीं, समथिंग इज रॉन्ग हेयर आई थिंक। व्हाट? ना, सही है, एकदम राइट है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 0.25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.25 हो जाएगा। तो अंडर रूट 0.25 को कैसे लिख सकते हो आप? अंडर रूट 0.5 का होल इसको लिख सकते हैं। तो ये अंडर रूट कैट एंड डॉग्स कैंसिल आउट हो गया। तो बी हमारा आ जाएगा 0.4 ऑस्टर्ड बास्टर्ड, ऐसा कुछ। ठीक है, इस प्रकार इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर अवयव वर्टिकल हॉरिजेंटल ऊर्ध्वाधर दे रखा है हमको, मतलब जेड ई का वैल्यू दे रखा है। जेड ई इज इक्वल टू 0.16 अंडर रूट 3 दे रखा है, ऑस्टर्ड है। ठीक है, ऑस्टर्ड में दे रखा है। यदि वहां पर नमन कोण 30 है, आई इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो क्षैतिज घटक कुल तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। क्षैतिज घटक मतलब हमको एच ई का वैल्यू फाइंड करना है और कुल तीव्रता मतलब बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है यार। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। हाँ, हम 4 फॉर्मूले में आपको पढ़ाया भाई। क्या क्या पढ़ाया भाई बोल दो? हॉरिजेंटल में इसमें पढ़ाया था बी कॉस आई। ठीक है, जेड ई इज इक्वल टू बी साइन आई पढ़ाया। ठीक है, बी इज इक्वल टू अंडर रूट जेड ई स्क्वायर प्लस एच ई स्क्वायर पढ़ाया। और टेन थीटा टेन आई इज इक्वल टू मैं पढ़ाया हूं आपको जेड ई डिवाइडेड बाई एच ई पढ़ाया हूं। 4 फॉर्मूले पढ़ाया हूं, चारों फॉर्मूले का यूज करके आपको इसको सॉल्व करना है। ये देखो, मुझे एच ई का वैल्यू निकालना है। एच ई का वैल्यू, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए मुझे बी का वैल्यू चाहिए। दिया है क्या? नहीं दिया है, तो कैसे निकालोगे आप? आई का वैल्यू दिया है 30, वेरी गुड। बी का वैल्यू है क्या? नहीं है, तो कैसे निकालोगे आप? मुझे बी का वैल्यू निकालना है, तो यहां से बी का वैल्यू निकालना चाहूंगा, तो एच ई का वैल्यू ही पता नहीं है, तो बी का वैल्यू कैसे निकालोगे? हाँ, यहां से आप बी का वैल्यू निकाल सकते हो। देख लो, बी का वैल्यू कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे भाई? जेड ई का वैल्यू दे रखा है आपको, यस सर। और साइन आई का वैल्यू दे रखा है, बिल्कुल सर। तो यहां से निकाला जा सकता है, वेरी गुड। एक टर्म्स यहां से क्या मैं बी का वैल्यू निकाल सकता हूं? नहीं, मुझे इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू नहीं पता है, तो कहां से निकलेगा? 10 आई से तो यहां से बी का वैल्यू निकल ही नहीं सकता। हाँ चलिए ठीक है, अब सॉल्व करते हैं यार। हाँ, यहां से मैं एक चीज और निकाल सकता हूं। 10 आई का वैल्यू यहां रख दूंगा, जेड का वैल्यू यहां रख दूंगा, तो एच ई का वैल्यू निकल जाएगा। और एच ई का वैल्यू निकलेगा तो बी का वैल्यू निकलेगा, बी का वैल्यू निकलेगा तो एच ई का निकलेगा। दे आर डिपेंड्स ऑन ईच अदर। ठीक है, तो चलिए कहां से स्टार्ट करते हैं? यहीं से चालू कर लेते हैं। चलो यहां से, तो जेड ई दैट इज इक्वल टू हमको दे रखा है बी साइन आई। ओके, जेड ई का वैल्यू है 0.16 अंडर रूट 3, दैट इज इक्वल टू बी का वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं। साइन आई का वैल्यू दे रखा 30, और साइन 30 इज इक्वल टू होता है 1/2। तो 1/2 उचित रहेगा यार। चल ना यार, रहने दे, उचित रहे मत रहे हमको क्या मतलब है। 1/2, तो 1/2 इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 0.32 हो जाएगा, और अंडर रूट 3 दैट इज इक्वल टू बी हो जाएगा। टेस्ट करना चाहते हो डियर स्टूडेंट, तो एक काम और कर सकते हो, टेस्ट भी हो सकता है इसका। बी का वैल्यू निकाला हूं ना, टेस्ट हो सकता है इसका। कैसे टेस्ट हो सकता है बताऊं मैं आपको? यहां वैल्यू रख दो, यहां रख दो एच ई का वैल्यू, बी तो वैल्यू निकल ही गया, बी वैल्यू निकल चुका है। अब बी वैल्यू निकल गया है, तो मुझे अब एच ई का वैल्यू चाहिए, तो वहां रख दो इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1। 2 में तो बन गया यार। एच ई इज इक्वल टू हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना आ गया 0.32 अंडर रूट 3 कॉस आई। ठीक है, तो एच ई इज इक्वल टू हो जाएगा 0.32 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई कॉस आई। कॉस आई का वैल्यू देख मुझे 30, तो कॉस 30 इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2। ठीक है, तो एच ई इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का 2 से डिवाइड करेंगे 0.16 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 3, तो 16 तिया 32 16 तिया 48 0.48 ऑस्टर्ड में ना। कुछ ऐसा आना चाहिए। अब इन दोनों को टेस्ट करना है, चेक करना है, तो कहां से कर सकते हैं? ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? कहीं से टेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कहां से कर सकते हैं भाई? किया जा सकता है क्या? यहां पे वैल्यू रख के देखो तो आ जाना चाहिए 10 आई। दैट इज इक्वल टू जेड ई का वैल्यू निकाले हो आप, वो तो दिया हुआ है 0.16 अंडर रूट 3, और एच ई का वैल्यू क्या है 0.48 48 10 आई दैट इज इक्वल टू
इसको अब हम काट सकते हैं और लिख सकते हैं √3। तो I इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/√3। तो 10 इनवर्स 1/√3 का जो वैल्यू होता है दैट इज होता है हम लोगों का 30। तो 30 आया कि नहीं आया, चेक भी हो गया, समझ में आ रहा है। तो इसको कुछ इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। चलिए ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन बस और, ठीक है देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर और क्वेश्चन अगर होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दे दिया हूँ मैं, उसमें सेंड कर देना। मैं एज पॉसिबल उसको सॉल्व करके आपको भेजने का प्रयास करूँगा, ठीक है, या कमेंट बॉक्स पे सेंड कर सकते हो। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि दक्षिण अफ्रीका में किसी स्थान पर एक चुंबकीय सुई भौगोलिक उत्तर से 12 डिग्री पश्चिम की ओर संकेत करती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या चीज है हमारा, ये जो है वो है एक्चुअल में NG जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड जियोग्राफिकल साउथ। जियोग्राफिकल साउथ, जियोग्राफिकल ईस्ट, सॉरी जियोग्राफिकल ईस्ट और जियोग्राफिकल वेस्ट ये है। और दक्षिण अफ्रीका में भौगोलिक उत्तर से, भौगोलिक उत्तर ना, जियोग्राफिकल मीन्स भौगोलिक उत्तर से 12 डिग्री पश्चिम की ओर संकेत करता है। पश्चिम है वेस्ट, तो इससे 12 डिग्री इधर संकेत करता है। क्या चीज, मैग्नेटिक सुई, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है, ये की ओर संकेत करता है। चुंबकीय आमुत्तर में संरेखित नतिवृत्त की चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव क्षैतिज से, चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव क्षैतिज से, समझना बात को, कंसेप्ट को समझना, यही पे है पॉइंट, ठीक है। चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव, ठीक है, क्षैतिज से 60 अंश उत्तर की ओर संकेत करता है। क्षैतिज से चुंबकीय सुई जो संकेत करता है ना डियर स्टूडेंट, वही होता है हमारा नति कोण, कितना, 60 अंश। तो ये हो जाएगा हम लोग का नति कोण 60 अंश। मैं आई से शो कर रहा हूं ना नति कोण को, तो ये हो जाएगा कितना, I इज इक्वल टू 60 अंश, और ये थीटा है इज इक्वल टू 12 डिग्री, ठीक है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव मापने पर, क्षैतिज अवयव मीन्स दैट HE क्षैतिज हॉरिजेंटल, वो आ रहा है 0.16 गाउस। टेस्ला ने दिया है, गाउस दे रखा है। इस स्थान पर पृथ्वी के क्षेत्र का परिमाण व दिशा बताइए। परिमाण बताना है, दिशा एंगल बताना है। तो परिमाण देखते हैं क्या निकल के आएगा, क्या चीज यार, क्षेत्र, अरे हो तो गया भैया, और क्या है यार, HE दैट इज इक्वल टू हो गया B, जब हम क्षैतिज घटक लेते हैं तो cos I हो जाता है, तो HE दैट इज इक्वल टू हो जाएगा B का वैल्यू देखिए क्या दे रखा है हमको, वही तो निकालना है। HE का वैल्यू दे रखा है मुझे 0.16 गाउस, और cos I का वैल्यू 60 दे रखा है, मतलब ये फालतू दे रखा था, ठीक है। अब इसको इधर लेके चलो, फालतू कैसे हो सकता है, कुछ तो होगा उसका भी। cos 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा 0.32 गाउस हो जाएगा। समझ में आ गया स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर देखेंगे यार नेक्स्ट क्लास में और कुछ पढ़ेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, या हमारा चैप्टर नंबर 4 इज स्टार्ट नाउ करेंगे, ठीक है। तो मैं आप सबको पहले बता चुका हूँ, अध्याय 5 में ही बता चुका हूँ कि मैं क्यों अध्याय 5 को पहले क्यों पढ़ाया, 4 को क्यों नहीं पढ़ाया। रीजन बताया ना भाई, क्योंकि सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट यही पढ़ा है, इसका सारा एप्लीकेशन 4 में है। तो पहले बेसिक को पढ़ोगे कि एप्लीकेशन को पढ़ोगे, बेसिक पता होना चाहिए ना, तब तो एप्लीकेशन करोगे। अनाराम पढ़े नहीं हो और चले हो पढ़ने के लिए, फिर ठीक है बड़ा बड़ा वर्ड्स को पढ़ने के लिए निकले हो, तो फिर कैसे पढ़ाई करोगे यार, अब उसको तो पढ़ ही नहीं सकते। अनाराम आपने पढ़ा ही नहीं है। अब हम अनाराम का वैल्यू भूल गए, रीज़न क्या है, हमको पढ़ने आ जाता है। अब फील भी नहीं होता कि कभी हमने अनाराम पढ़ा भी था, ABCD पढ़ी भी थी, ठीक है। तो अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप अध्याय 4 से स्टार्ट करो, अगर नहीं है तो पहले 5 को पढ़ो। इसलिए मैं 5 को पहले पढ़ाता हूँ, इसलिए पढ़ा दिया। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।